एक ऐसी जमात जो लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करती है वो अपने वर्कर्स को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं देती, एक क्वेश्चन है। बट ये तो हमें बताएं, आपको पीटीआई की इतनी मोहब्बत अचानक कैसे जाग उठी है? जब पीटीआई के चेयरमैन को शीशे तोड़ के गिरफ्तार किया गया, जब उनकी बहन बेटियों को 30,000 वर्कर्स को उठाया गया, उस वक्त आप कहां थे? जब यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी, लोगों को उठाया जाता था, 2-2 महीने गायब रहते थे, फिर यहाँ पे आके जिस तरह वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, उस वक्त आपको पीटीआई की मोहब्बत क्यों नहीं जाती थी? अच्छा सवाल है, मैं इसका जवाब दे दूं। पहले देखिए, ये जो हालात बने हैं, इसकी मैं निशानदेही वाहिद शख्स था जो इलेक्शन कमीशन के बाहर खड़े होकर हर पेशी के बाद मैं उसकी निशानदेही करता था कि ये तबाकुन सियासत है, ये पाकिस्तान की जो सियासत है उसको भी दांव पे लगाएगी, पाकिस्तान की मईशत को दांव पे लगाएगी, पाकिस्तान की कौमी सलामती को दांव पे लगाएगी। नंबर एक, मेरी बात को नहीं सुना गया, उस पर तवज्जो नहीं दी गई। आज जो पीटीआई को दिन देखने नसीब हो रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि ये तशवीशनाक है, लेकिन ये सेल्फ इन्फ्लिक्टेड है, ये अपने ऊपर खुद लागू किए गए हैं। अब आप इससे अंदाजा लगाइए, मैं उन लोगों में से नहीं हूं, मैं सीधी बात करता हूं। मैंने उस वक्त भी कहा था कि ये सियासत जो है ये इस पार्टी को ले डूबेगी, ये इसकी क्यादत को ले डूबेगी, ये सियासत आप इस रास्ता बदलें, आप तामीरी सियासत की तरफ आए। ये मैं उस वक्त भी कहता था, मेरी एक एक बात सच साबित हुई। याद रखिए कि जो पाकिस्तान में जो सवाल उठाना है, अब मैं एक और बात कहना चाहता हूं, जो पाकिस्तान के जो नामवर वकील हैं जो आज इस फसाद और फ्रॉड का हिस्सा बने हैं, आज तक किसी ने यह बात उठाई है कि जी पिछले 6-7 सालों में यहां बलवे हुए, या जुडिशल कॉम्प्लेक्स में हमले हुए, यहां पे सुप्रीम कोर्ट के बाहर हुआ, यहां पे पार्लियामेंट का गेट तोड़ा गया, अभी तक एक शख्स को सजा नहीं हुई। यह है वो लम्हा फिक्रिया कि आपका जो निजाम है इंसाफ का वो टोटली फ्लॉड है। वो जस्टिस क्या अमेरिका में मार्शल लॉ है जो एक एक शख्स को, वो जो कैपिटल हिल पे हमला किया उसको 14 साल कैद, 20 साल कैद, 10 साल कैद वो दे रहे हैं। फ्रांस में बलवे हुए सही रात अदालतें बैठी, वकीलों को आधा घंटा टाइम दिया डिफेंस का, फैसले सुनाए गए। पाकिस्तान में जब तक आप रेट ऑफ द स्टेट कायम नहीं करेंगे, तो ये बात जो आप कह रहे हैं, मैं तो 8 साल इसकी उजागर करता रहा कि ये आने वाला है ये बुरा वक्त, और मेरा सारा रिकॉर्ड आपके सामने और मीडिया के सामने है। तो मैं इसमें किसी किस्म की मेरी तरफ से कोई चूक नहीं हुई। सर ये बताइएगा कि आपने बात की शख्सियत परस्ती की, कि पार्टी में शख्सियत परस्त नहीं होनी चाहिए। हालांकि हम देखते हैं कि पीटीआई में इमरान खान के अलावा किसी और की बात न मानी जाती है, न जो वर्कर है वो सपोर्ट करते हैं। सर हमने माजी में देखा रेहाम खान की, हमने माजी में देखा आयशा गुलाली थी, हमने माजी में देखा जहांगीर तरीन थे। क्या आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आप भी उनकी लिस्ट में शामिल होना चाहते हैं, और क्या ये आपकी नाकामी नहीं है कि आप बाद में रुकन है और आपको जानता नहीं है हालांकि इमरान खान जो है जुबान से रियाम है? मैं पहले आपके सवाल का आखिरी हिस्सा जो उसका जवाब दे दूं। मैं आपको पता है कि मैं 1999 में जब जनरल मुशर्रफ का जो कू हुआ, उस वक्त हमारे सेंट्रल इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी थे अब्दुल सत्तार साहब, साबका फॉरेन सेक्रेटरी। तो जब वो वजीर खारजा बन गए तो इमरान खान ने, उस वक्त हमने ये फैसला किया कि मुझे, उन्होंने कहा कि आप मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात रहे। 2011 तक एक मैं था और एक अरशद मलिक होता था, वो भी सहाफत से ताल्लुक है, उसका सहाफी बरादरी में, ठीक है। हम दो ने, मैं सेंट्रल इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी, फिर सेंट्रल वाइस प्रेसिडेंट मीडिया इंफॉर्मेशन, हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान की पॉलिटिकल ब्रांडिंग की। इमरान खान 1997 और 2002 में भी वही लीडर था फेमस, शौकत खानम भी बनाया था, वर्ल्ड कप भी जीता था, लेकिन वो पॉलिटिकली एक्सेप्टेबल नहीं था। अब आप इससे अंदाजा लगाइए कि अगर मुझे अपनी शख्सियत को आगे लाना होता तो मैं उन तमाम सालों में अपने आप को प्रमोट करता। मुझे इसकी जरूरत नहीं थी, मुझे इसकी अहमियत नहीं थी। मेरे नजदीक पीटीआई की पॉलिटिकल ब्रांडिंग करनी थी, मेरे नजदीक इमरान खान की पॉलिटिकल ब्रांडिंग करनी थी, क्योंकि हमने अवाम के दिल जीतने थे। उस रास्ते पे फिर हम जब चले 2002 के बाद 2011 में वो माहौल बना, वो हुआ। तो जहां तक मेरा ताल्लुक है, मैं इन सब से मुख्तलिफ हूं। मैं जो कहता हूं अल्लाह पाक के करम से मुझे बड़ी बात से बचाए, वो सच साबित होता है। क्या मैंने कल जो निशानदेही की थी आज सच नहीं साबित हुई? क्या मैंने जो इल्जामात लगाए फॉरेन फंडिंग पे आज वो सच साबित हो नहीं चुके? तो मैं
आप सबको। और दूसरी बात, जहां तक आप, ये बड़ा अहम सवाल है कि जी इमरान खान और उसका वर्कर, ये जो कल्ट फॉलोइंग वाला कल्चर है, ये 2013 में नहीं था, ये 2016 में नहीं था। ये एक मीडिया के जरिए, आप मुझे रोजाना 1 घंटा आधा घंटा नेशनल टीवी पे फ्री टाइम दें, आप 6 महीने बाद देखें कि मेरी किधर फॉलोइंग पहुंचती है। ये एक कंस्ट्रक्ट किया गया। नेल्सन मंडेला से बड़ा लीडर कोई नहीं था, ये आप मानते हैं? नेल्सन मंडेला की फॉलोइंग शायद उससे कोई, सारी दुनिया में उसकी वो थी, उसकी भी बड़ी फॉलोइंग थी, उसका सारा वोट बैंक था, लेकिन वो लीडर था। वो जब जेल से रिहा हुआ, 4 साल उसको लगे, उसने धरने नहीं दिए, उसने ईंट से ईंट बजाने की कोशिश नहीं की, उसने जमहूरी अमल किया, इलेक्शंस पे गया, 1 टर्म के लिए सदर रहा, 1 टर्म के लिए एनसी का चेयरमैन रहा। जब उसने 1 साल पहले टर्म खत्म होने से ऐलान कर दिया कि मैं अगले इलेक्शन में कैंडिडेट भी नहीं हूं, मैं अगले इलेक्शन में सदारती कैंडिडेट भी नहीं हूं, क्या हुआ? उससे वोट बैंक ट्रांसफर हुआ पार्टी को। याद रखिए, लीडर का सबसे पहला काम यह नहीं है कि अपने लिए शोहरत कमाए, उसका काम है कि लीडरशिप के रास्ते खोले ताकि और लीडर आए और कॉम्पिटेंस आए। अगर वो सिर्फ अपनी शोहरत और अपनी जात के लिए काम कर रहा है तो वो नेशनल ग्लोरी है, वो पर्सनल ग्लोरी है, वो नेशनल ग्लोरी नहीं है। वो लीडरशिप है ही नहीं जो अपने ही इमेज, ये यहां पे हुआ, जिसके नतीजे में आपको। बाबर साहब ये बताएं, आपके सवाल के 2 हिस्से हैं। अकबर साहब मेरी बात सुनिए, सवाल आपसे बात हो चुकी है ना आप चैलेंज करें जी? इलेक्शन कमीशन, सुप्रीम कोर्ट, पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन को किस फोरम पर चैलेंज करेंगे? देखिए कब करेंगे? जी, देखिए आने वाले दिनों में इंशाल्लाह एक चीज तो हमने तय कर ली है कि इलेक्शन कमीशन में यकीनन हम उसका दरवाजा खटखटाएंगे और उनके सामने ये जो तल्ख हकायक सामने आए हैं ये हम उनके सामने पेश करेंगे। आगे वो क्या कार्रवाई करते हैं, इसके अलावा अगर सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ा या हमारे वकला ने समझा कि ये मुनासिब है, वहां पे भी जाएंगे, लेकिन अभी इसका फैसला नहीं हुआ। अकबर बाबर साहब ये बताइएगा, बाबर साहब क्या बताइएगा? सवाल यार, 1 मिनट यार, आप नाटक आपसे बात यार, आप कौन है? आराम से, आप नहीं तय करेंगे, यहाँ पे आप तय नहीं करेंगे, चुप करो। सर ये बताएं, आप ये बताएं, अकबर साहब, बाबर साहब, मैं आपसे ये बताएं, आप ये बताएं, अकबर साहब, बाबर साहब, आप ये बताएं जी अपनी हकीकत बताना जी, चाहिए। आप क्या नहीं आप साहब, कौन है यार, यहाँ पे किसने बताइए? क्या नहीं साहब, आप उसके बाद कर लीजिए, आप उसके बाद कर लीजिए कल। जी क्या नहीं साहब, 13 साल बाद कल आप जब सेक्रेटेरिएट गए, जी वहां पर आपके पुराने दोस्तों से मुलाकात हुई। सवाल मेरा ये है कि आप जैसे और वहां पर जो लोग मौजूद थे, जो पार्टी के साथ जो सिलसिले डे फर्स्ट से चल रहे थे, लेकिन हम देखते हैं कि शॉर्टकट से जो लोग इस पार्टी में आए, उन्होंने बड़े बड़े ओहदे पे लिए और सबसे पहले वो पार्टी से गए भी। और अब की जो पोजीशन है, जो बुखलान जो अभी फेस बना हुआ है पीटीआई का, इस तमाम सिनेरियो को कैसे देखते हैं? देखिए, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लगता है कि अभी तक कोई सबक नहीं सीखा। यानी पहले हाईजैक हुई उजरती सियासतदानों के हवाले से, और फिर उसके बाद ये कुछ पीटीआई के कंगले थे जिन्होंने मिलके ये पार्टी को लूटा और इस मकसद को कैश कराया, जिनको हम सबको जानते हैं। और अब ये कुछ वकला चेहरे सामने आए हैं। मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि अब जेल से जो बाहर आके जो कहते हैं कि जी सबसे पहले तो चेयरमैन का ये हक ही नहीं है कि वो नॉमिनेट करे, ये वर्कर का काम है कि वो फैसला करे। जो उम्मीदवार बनना चाहता है वो उस उम्मीदवार का हक है, ये डेमोक्रेसी है। तो ऐसे लोग जो आए हैं जिनका पीटीआई से कोई ताल्लुक ही नहीं है, जो किसी और सियासी जमात में रहे हैं, उसका कैंडिडेट रहे हैं, उनका क्या मेरिट है? आप ये सोचिए कि पीटीआई का वर्कर क्या सिर्फ इस काम के लिए कि उसको जेल में डाला जाए, उसको सड़कों पे लाके उसकी पिटवाई कराई जाए और उसका कोई पूछने वाला ना हो, वो जेलें काटे? क्या इसलिए पीटीआई का वर्कर बना है? क्या पीटीआई के वर्कर की इतनी अहमियत है? उसको ये इख्तियार क्यों नहीं दिया गया कि वो अपनी क़यादत का फैसला करे? क्यों एक ऐसे शख्स को नॉमिनेट किया गया जिसका पीटीआई से कोई लेना देना नहीं है? तो ये तो बहुत खौफनाक एक अमल हुआ है जिससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बहुत नुकसान पहुंचेगा। जी अब आप पूछिए। सर, इस सवाल के 2 हिस्से, तो एक जायद साहब का सवाल का अपना प्रॉपर जवाब नहीं दिया, मैं दोबारा उसको रिफ्रेश कर देता हूँ कि 13 साल बाद, यानी कि 13 सालों में कई इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुए। आज तक आप किसी इलेक्शन में क्या हिस्सा लिया? अगर नहीं लिया तो क्यों नहीं लिया? और आज अचानक आपको ये मोहब्बत क्यों जागी? एक बात। दूसरा, आपने अमेरिका का हवाला दिया, फ्रांस का हवाला दिया। सवाल यह है कि अमेरिका और फ्रांस में कहां एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ कौमी इदारों पर हमले करने वालों को माफ किया गया, या जिनके बारे में हमें यह बताया गया कि
जो है उनकी कॉलेज ट्रेस हुई है मुराद राज की, और उसके बाद वो उसने पार्टी छोड़ी और उसके सारे गुनाह माफ हो गए। जो दूसरा आपका सवाल का हिस्सा है तो मैं आपके सामने कह दिया ना कि वो सियासी पनाहगाहों में जा रहे हैं, और मैंने उस पर तनकीद भी की है। मैंने ये कहा है कि ये गलत है। मैंने ये भी कहा है कि कल का हीरो आज का विलन और आज का विलन कल का हीरो बनता है। ये खत्म होना चाहिए सिलसिला। हमें शख्सियात से बालातर होकर हमें फोकस करना चाहिए कि रूल ऑफ लॉ को नाफिज करें। मैंने उसकी आपको मिसालें दी। मैं इंसाफ का मुतालबा करूंगा कि जिस शख्स के खिलाफ जो सबूत मौजूद है अदालती मुताबिक कार्रवाई करे। जहां तक मोहब्बत का ताल्लुक है, याद रखिए कि ये मेरी मोहब्बत की अक्कासी थी कि मैंने सबसे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इमरान खान के जो वकील हैं, जो थे फॉर्मर अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान अनवर मंसूर खान, उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में इमरान खान का एक मुरासला जो उन्होंने मुझे दिया था, जो मैंने डिस्क्लोज नहीं किया, मैंने आपसे भी नहीं शेयर किया, उसमें वो पढ़ के सुनाया, जिसमें इमरान खान मुझे कहते हैं कि आई पैंडर्ड यू, मैंने आपसे बहुत लाड किया, आई फोर्स यू टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटीज, मैंने आपको जबरदस्ती ओहदे दिए, यू आर द नंबर 2 इन द पार्टी। तो मेरी मोहब्बत का यह आलम था इस पार्टी से कि पार्टी का नंबर 2 की हैसियत में मैंने कहा ये जिस रास्ते पे जा रहे हैं ये इस मुल्क से धोखा होने जा रहा है। मैं इसके सामने खड़ा हो गया क्योंकि इमरान मुझे कहता था कि अकबर मैं रास्ते से हटा तो तू खड़ा हो जाना, अगर तू जाएगा मैं तेरे सामने खड़ा हूंगा। हम तो वो लोग थे। देखिए ये तहरीक इंसाफ जो है ये एक बड़ी स्पेशल जमात बनी थी। मौका आ गया आपके पास कि पार्टी चेयरमैन जेल में है और इस वक्त जरूरत नहीं है कि जो पार्टी वर्कर जो मुश्किलात का शिकार हैं, जेलों में हैं, उनकी रिहाई के लिए आप जो है किरदार अदा करें, और साथ साथ जिस तरह बाकी जमातों को खुली छुट्टी है कि वो कन्वेंशन भी करते हैं, रिजल्ट से भी कर रहे हैं, इलेक्शन मुहिम भी चला रहे हैं, तो आप इसको लीड क्यों नहीं कर सकते? तो देखिए तमाम जमातों को मुकम्मल मौका मिलना चाहिए कि वो इलेक्शन कैंपेन करें बिला तफरीक। जहां तक जो पार्टी के वर्कर जेल में हैं, मैं सिर्फ इस हद तक जा सकता हूं कि अदालतें मौजूद हैं, अदालतें उस पर फैसला करें। अगर सबूत मौजूद है तो उनके खिलाफ उनको सजा दें, और अगर सबूत नहीं है तो उनको बरी करें। यह है निज़ाम जो आपने इस मुल्क में लाना है। ये याद रखिए कि अगर कोई शख्स तोड़फोड़ करता है, मैंने आपको मिसाल दी, पाकिस्तान की एक तारीख है, तोड़फोड़ भी हुई, हमले भी हुए, इदारों पे हमले हुए, दीवारें तोड़ी गई, बिल्डिंग्स को आग लगाई गई, ब्लू एरिया इस्लामाबाद में आग लगाई गई, 55 पुलिस वालों पे हमला हुआ लाहौर में। किसी ने तो किया है ना, कोई तो इसमें मुलविस था ना, तो क्या इसको किसी को सजा नहीं मिलनी चाहिए? हाँ, अगर कोई बेगुनाह गिरफ्तार है उसको रिहा करें अगर सबूत नहीं है, लेकिन जो गुनाहगार है उस पर कार्रवाई करें और फैसला सुनाएं। मैं आपके सामने शुरू से ये कह रहा हूं। आपकी जो रुकनीयत है, क्या वो अभी तक आप समझते हैं कि है? क्या वोट आपका रजिस्टर्ड है? अगर नहीं है तो जिम्मेदार कौन है? वोटर लिस्ट आपको मिली? और दूसरा, आपके साथ जो शख्सियात बैठी हैं इनको भी क्या मौका मिलेगा कि हमें बता सकें? जब आप चाहेंगे ये बता देंगे। और जो आप पूछना चाहते हैं, देखिए जहां तक आपने वोटर लिस्ट का काम किया और मेरी मेंबरशिप का काम किया, मैं पीटीआई का एक तो फाउंडिंग मेंबर हूं, आप ये तस्लीम करते हैं ना। मैं पीटीआई का इस लिहाज से भी वाहिद मेंबर हूं जिसकी मेंबरशिप इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, सिंगल बेंच इस्लामाबाद हाई कोर्ट, डबल बेंच इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर मिनल्ला की सरबराही में उन्होंने तौसीक की मेरी मेंबरशिप की। आप मुझे कोई और पीटीआई का मेंबर बता दें जिसकी पूरी अदालती रिकॉर्ड में सब ने कहा नहीं ये मेंबर है। आप ये भी अलमिया देखें कि जो शख्स सच्चाई का अलम लेकर खड़ा हुआ उसके पीछे पीटीआई की क़यादत पड़ गई कि तुम मेंबर नहीं हो, ताकि वो फॉरेन फंडिंग केस से निजात हासिल कर सके। तो ये मेरी एक यूनिक हैसियत है इस पार्टी में कि एक तो फाउंडिंग और उसको बनाने और इमरान खान और पीटीआई की ब्रांडिंग, और 2011 का वो दिन देखना पड़ा जब पीटीआई ने मशरूम किया और पीटीआई एक पॉपुलर जमात के सामने उभरी। और उसके बाद मुझे कौन सा ओहदा नहीं ऑफर किया गया, मुझे कौन सी धमकी नहीं दी गई। मैं जेरे अताब रहा हूं। यहां लोग पूछते हैं कि आप बोलते नहीं है, मैं 3.5 साल भी तो नहीं बोला। मैं 3.5 साल जब इमरान खान की हुकूमत थी तो आपके साफी ब्रादर मौजूद हैं, आप उनसे पूछिए कि उनके फोन में व्हाट्सएप ग्रुप था, उसमें खुद हिदायत दी जा रही थी इमरान खान की तरफ से पार्टी के, जो अब छलांग लगा के चले गए हैं कि अकबर इस बाबर पे मुकदमा बनाओ। ठीक है, मेरे साथ कौन सी मुझे धमकी नहीं दी गई। मेरे घर के बाहर फायर 3 जाली मुकदमात बने, मैं खामोशी से भुगता। आपको तो ये नहीं पता, मैं खामोशी से भुगता। मैं उस वक्त भी नहीं बोला क्योंकि मेरी जो जात है वो इस वक्त नहीं है मामला।
मैं हमेशा से ये कहता आया हूं, मुझे इस पार्टी का कोई ओहदा नहीं चाहिए, मुझे आज भी पार्टी का कोई ओहदा नहीं चाहिए। मुझे इमरान खान ने खुद 2 दफा सेक्रेटरी जनरल बनने का ऑफर की, मैंने माजरत की। क्यों? कि मैं इस अहल नहीं था, मेरे पास वसाइल नहीं थे कि मैं पूरे पाकिस्तान में जा सकता और ट्रैवल कर सकता और पार्टी को मुनज़्ज़म कर सकता, इसलिए मैंने माजरत की। लेकिन ये पार्टी हमारी रगों में है, ये पार्टी हमारे खून में है, ये पार्टी के हम एक जिंदगी में एक वक्त में एक पार्टी बनती है। हम इस पार्टी को हमेशा के लिए एक इदारा बनाने के लिए है। अगर हम इसमें कामयाब हो गए, पाकिस्तान की सियासत बदल जाएगी। आप पार्टी बनाने वालों में शामिल थे और आपने कहा कि मैंने लीडिंग किरदार इसमें अदा किया है। जब पार्टी टूटी है तो लगता यूं है कि आपकी इंतकाम की आग ठंडी हुई है। और आपने कभी ये सोचा कि इस पार्टी को तोड़ने वाले कौन थे? क्या इमरान खान इतने ज़हीन थे कि सारा कुछ उन्होंने किया, या इसके पीछे जो लोग थे कभी आपने उनके बारे में भी सोचा? अच्छा, इसके साथ ही बता दीजिए कि क्या अब जो है आप इलेक्शन का कह रहे थे कि इलेक्शन मुश्किल होगा पीटीआई के लिए जाना, तो वो क्या वजह है? वो थोड़ा सा ब्रीफ कर देते कि हमें पता चले कि क्या मुश्किलात। देखिए, जब आपने इस किस्म का एक फार्स इंटर पार्टी के नाम पे किया और जाहिर है हकायक इलेक्शन कमीशन के सामने आ जाएंगे, तो बादी नज़र में तो यही नज़र आता है कि इसके कॉन्सिक्वेंसेज जो पीटीआई के लिए वो मंफी होंगे, चाहे बल्ले के हवाले से, चाहे पीटीआई की एज अ शनाख्त, एज अ सियासी जमात इलेक्शन में हिस्सा लेने के हवाले से। बादी नज़र में तो ये बहरहाल फैसला इलेक्शन कमीशन ने करना है। जहां तक आपने जो सवाल किया, देखिए, जो शख्स फैसला करता है वो जिम्मेदार है। याद रखिए कि जब इमरान खान ने वज़ीर आज़म का हल्फ लिया और कुरान मजीद सामने था, तो वो उस हल्फ का फिर वफादार हुआ। वो फिर किसी और से उसकी कोई वफादारी नहीं है। और अगर वो ये कहता है कि मैंने जस्टिस काजी फैज ईसा के खिलाफ रेफरेंस इसलिए फाइल किया कि उस वक्त की एस्टैब्लिशमेंट ने मुझे कहा था और मैंने देखा नहीं, तो आपने उस हल्फ की खिलाफ वर्जी की। जब सदर अलवी कहता है कि मुझे ये उन्होंने दिया तो मैंने आगे दस्तखत कर दिया, उसने उस हल्फ की खिलाफ वर्जी की। अकबर बाबर के पास भी वही 1 पेज डॉक्ट्रिन, वही एस्टैब्लिशमेंट जब आके बार बार कहती थी कि ये केस वापस ले लो, जब मेरे घर के बाहर फायरिंग होती थी, जब मुझ पर जाली मुकदमात बनते थे, मेरी तो कोई हैसियत ही नहीं थी, मेरी तो वो फॉलोइंग नहीं थी। मैं माजरत की, मैं कहा जी मैं अपने इस रसूल से नहीं हटूंगा। ये लीडर का काम होता है वो तय करे कि कौन सा रास्ता है, और अगर उसको गलत रास्ते पर डाला जाए माजरत करे। वो अपनी माजरत करके क्या इन्होंने किया? तो आप याद रखिए कि द बक स्टॉप्स विद द कैप्टन, वो डिसाइड करता है। आज जो ये नॉमिनेशन हुई है, इसकी अल्टीमेटली जिम्मेदारी इमरान खान पे आएगी। बाकी जो वकील हैं, वो कैसे इकट्ठे हो जाते हैं? पहले जो लोग इसके इर्द गिर्द इकट्ठे हुए थे, सारे चले नहीं गए छलांगे लगा के? सबकी मैंने निशानदेही नहीं की कि ये पार्टी से वफादारी नहीं कर रहे। मैं इमरान को कहता था 2011 तक कि इमरान ये रिफ रैफ है, ये पाकिस्तान की कौम को याद रखिए कि कोई शख्स जितना मर्जी मशहूर हो जाए, अगर वो कौम को कुछ देने के काबिल नहीं है, उसकी शोहरत को हम क्या करेंगे? हमने तो उसे काम लेना है, हमने तो पाकिस्तान की मईशत को ठीक करना है, हमने तो गवर्नेंस को ठीक करना है, हमने तो पाकिस्तान को एक दुनिया के मुमालिक में ऊपर लेके जाना है। अगर मैं बहुत मशहूर हो गया और चौड़ा होकर बैठ गया कि आई एम द मोस्ट पॉपुलर, सो व्हाट गुड इज इट फॉर पाकिस्तान? दैट इज द क्वेश्चन। ये बताइए कि कि मौजूदा जो नामजद मुंतखब हुए हैं चेयरमैन बैरिस्टर दौर, उसके हवाले से पीटीआई के रहनुमाओं के कुछ खदशात आए। सियासी रहनुमा जो इस वक्त छुपे हुए हैं मुकदमात की वजह से, वो तहफ़्फ़ुज़ात का उन्होंने इज़हार इमरान खान को भी किया और हामिद खान को कहा गया कि आप चेयरमैन बने, उन्होंने शाह महमूद कुरैशी का नाम लिया। ऐसी क्या वजह थी कि इमरान खान को अपने पार्टी के सीनियर रहनुमा जो इस वक्त मुश्किलात का शिकार है, उनका नाम नहीं इमरान खान ने दिया, उसके बजाय 1 साल हो गया जो शख्स पार्टी में नया है उसका नाम क्यों लिया? क्या वो लोग रहनुमाओं की आपसे भी कोई राब्ता हुआ है क्या? वो जो इस वक्त देखिए, इसका सवाल का जवाब तो इमरान खान ही दे सकते हैं, लेकिन ये बात जाहिर है कि लगता है उन्होंने कुछ सीखा नहीं, क्योंकि जब वो बुज़दार प्लस और फलाना प्लस और फलाना सुपर वो बातें करते थे और बाद में कहते थे अब मैंने बड़ा सीख लिया, तो ये उसी अमल का एक तसलसल है कि जिसका कोई मेरिट ही नहीं बनता उसको नामजद किया। और सबसे पहली बात कि नामजद क्यों किया? आप वर्कर्स पे भरोसा नहीं करते। आपके वर्कर्स आपके लिए जान देने के लिए तैयार है, आपके लिए जेल जाने के लिए तैयार है, लेकिन वो इस काबिल नहीं है कि वो वोट के जरिए अपनी लीडरशिप का इंतखाब कर सके। तो ये नफी है, ये सिर्फ अपनी जात और अपनी शोहरत के लिए सब कुछ चल रहा है, सियासी जमात को इस्तेमाल किया जा रहा है।